हाय गाइस, दिस इज अपराजिता और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम इस वीडियो के साथ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के, जो था एग्रीकल्चर, एंड ये आपका ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर है। सो गाइस, इसके सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए थे। नाउ इज द टाइम टू डू क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो इसलिए गाइस क्योंकि जब भी हम लोग टॉपिक्स या चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, हमें खुद को एकदम परीक्षा में उभारना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब एक तरीके से खुद का पता करना ज़रूरी है कि हमने उस टॉपिक में से कितना हमें याद रहा। तो आप क्वेश्चंस को, आप वीडियो देखकर भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, या तो आप लास्ट में चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ओवरलुक करना। ठीक है, सो बेसिकली इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा हाउ मच यू आर रेडी एंड आपने कितना आपको समझ आया। अगर जो चीज़ आप अभी भी आंसर नहीं कर पा रहे, मीन्स आपको एक बार फिर से उसको रीडू करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यार इस वाले पार्ट के अंदर हम 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन करेंगे एंड जो 4th क्वेश्चन होगा हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। पहला ही हमारा क्वेश्चन है गाइज, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, हमको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। हमें एक सिस्टम को डिस्क्राइब करना है ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स एक ही बार में फील्ड में उगा दिए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर है जिसमें सिर्फ एक ही क्रॉप उगेगा, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, सो गाइज इसमें सबसे पहले तो नाम प्लांटेशन ही आएगा, बट मैं ये सारे भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ बच्चा। तो फर्स्ट वाला जो ए है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या था, हमने पढ़ा था ना, बेसिकली एक पैच ऑफ लैंड को, छोटे से स्मॉल पैच ऑफ लैंड को लिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, वहाँ की वेजिटेशन और वहाँ के सारे पेड़ पौधों को जलाने के बाद वहाँ जो आपकी ऐश बच जाती है, यानी कि राख बच जाती है, फिर उसको राख को मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है और फिर वहाँ पे खेती करी जाती है। सो बेसिकली ऐसा कभी भी हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन में नहीं बोला गया कि एक ही खेती होती है, तो वहाँ पे भी शायद मल्टी क्रॉप्स उगाए जाते होंगे। हॉर्टिकल्चर यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसमें क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर में भी हर तरीके के एग्रीकल्चर की बात हो जाए, सबके अंदर मल्टी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, मतलब एक ही बारे में बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। सो द ओनली वन इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है गाइस, बेसिकली वो लोग जो खेती करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने घर या फैमिली के लिए, अपने कंजप्शन के लिए खेती करते हैं, उसको कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मतलब बेचना नहीं चाहते वो अपने क्रॉप को, सिर्फ ना अपना कंजप्शन के लिए वो उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो प्लांटेशन विल बी द राइट आंसर। अब इसके एग्जांपल्स बताऊं गाइस, तो केले के प्लांटेशंस होते हैं, सिर्फ दूर दूर तक आपको केले ही केले मिलेंगे। ऑरेंज के प्लांटेशन होते हैं, दूर दूर तक सिर्फ एक ऑरेंज की वैरायटी दिखेगी। ग्रेप्स के भी प्लांटेशन होते हैं, इटली में बहुत सारी ग्रेप्स की प्लांटेशन है गाइस। फिर उन ग्रेप्स को फर्मेंट करके वाइन बनाई जाती है, ऐसा करके वाइन पीते हैं ना ग्लास में पोर करके, सो वो ग्रेप से ही बनता है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बता दिए। ओके, सो अब गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है फॉलोइंग इसमें से कौन सा राबी क्रॉप है। ठीक है, अब यार थोड़ा बहुत आपको कभी कभार ना, मुझे पता है यार, मेरे को भी होता था, राबी खारिफ जैद के ना सीजन वगैरह याद नहीं रहते थे। यहाँ पे हम अच्छे से कर लेते हैं एक बार रीडू। ठीक है, अब गाइस राबी क्रॉप की बात हो रही है, और एक और है खारिफ, और तीसरा जो आता है वो है जैद। ठीक है, अब इसको लाइन से आप अच्छे से सुनना। ठीक है, सबसे पहली बारी आती है इस राबी की। ठीक है, राबी क्रॉप उगते हैं विंटर से लेके समर तक के बीच में। ठीक है, मतलब इसको नवंबर और दिसंबर में बीज को बो दिया जाता है और फिर ये समर्स में अच्छी तरीके से खिल के लहला रहे होते हैं। ऐसे क्रॉप्स को विंटर की सर्दी भी मिलती है और समर्स की हल्की गर्मी और ब्राइट सनशाइन भी मिल जाता है, उनको कहते हैं राबी क्रॉप। बेसिकली विंटर से समर का पीरियड चाहिए होता है उनको। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस ज़ैद सीजन। बेसिकली समर पीरियड, आई गेस अप्रैल मार्च तक समर पीरियड बढ़िया तरीके से रहता है, जून तक भी रहता है। ठीक है, जून जुलाई तक रहता है, उसके बाद आपकी बरसात शुरू हो जाती है, मॉनसून शुरू हो जाता है ना। सो गाइज समर सीजन आप जानते हो, ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हमारे पास समर्स के ही वो रहते हैं, महीने रहते हैं। ठीक है, सो ज़ैद सीजन की बात करी जाए गाइज, तो जैसे ही राबी विंटर से समर में ये खत्म हो जाता है ना,
वैसे ही ज़ैद सीजन भी समर से मॉनसून के स्टार्ट तक रहता है, यानी कि अप्रैल से लेके जून तक। ठीक है, अप्रैल से लेके जून तक बेसिकली जो समर सीजन होता है जिसमें बड़ी तपती गर्मी होती है वो आता है आपका ज़ैद सीजन। ठीक है, समझ लीजिए अप्रैल से लेके जून तक का जो सीजन आता है उसको कहते हैं ज़ैद सीजन। शॉर्ट टाइम सीजन होता है ये। फिर जून तक हमारा ज़ैद सीजन फिर खत्म हो गया। इसके बाद आती है बरसात, यानी कि मानसून का ऑनसेट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। सो मॉनसून की शुरुआत से लेके मॉनसून के खत्म होने तक जो सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, इस पीरियड को कहते हैं खारिफ सीजन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बरसात होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी वाली ह्यूमिडिटी हो जाती है। ठीक है, सो गाइज विंटर टू समर इज राबी, समर टू समर इज ज़ैद एंड मॉनसून टू लास्ट मॉनसून इज यस खारिफ। तो अब हम बात करते गए, सबसे पहला तो राइस आ रहा है। राइस एक खारिफ क्रॉप है, इसको बहुत पानी चाहिए होता है और खारिफ सीजन पूरा मॉनसून वाला होता है। मिलेट को भी बहुत पानी चाहिए होता है, ये भी एक खारिफ क्रॉप है और कॉटन भी एक खारिफ क्रॉप बोला गया है। तो ग्राम, यहाँ पे जो ग्राम लिखा हुआ है सी वाला, वो हमारा राबी क्रॉप है। ग्राम को क्या कहते हैं? बेसिकली ग्राम है आपका चने नहीं होते, काबुली चने जिसके पिंडी छोले बनते हैं। मजा आ गया मुंह में पानी आ जाता है मेरा खाने के नाम लेते ही। तो पिंडी छोले जो होते हैं और जो चने की दाल होती है ना, चने की दाल और पिंडी छोले, चिकपी कहते हैं पिंडी छोले को, इन दोनों को ही बेसिकली क्या बोला जाता है? ग्राम बोला जाता है। ठीक है, और चने की दाल को अंग्रेजी में बंगाल ग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, फिर गाइज देखा जाए तो ज़ैद सीजन के कुछ क्रॉप्स बता देती हूँ। वाटरमेलन, क्यूकम्बर, पानी वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो ज़ैद सीजन के होते हैं। और गन्ना साल के पूरे महीने आप कभी भी उगा सकते हो गन्ना। एक्चुअली गन्ने को उगने में पूरा साल लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइज। हमें कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप के, मतलब इनमें से कौन सा लेग्यूमिनस क्रॉप है? अब गाइज लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होते हैं? बेसिकली वो क्रॉप जो जिसके उगाते ही उसके रूट्स निकल जाएं, ठीक है, नीचे ऐसे रूट्स छोड़ दे, और नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, राइबोफियम नाम होता है उसका, तो वो इसके अंदर होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेग्यूमिनस, क्योंकि उनके लेग्यूम ऐसे रूट्स निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जितनी भी दालें हैं, जो काला वाला छोटा सा चना नहीं होता, हम उसे कैसे भिगो देते हैं और फिर आपको उसको कपड़े में बांध के रख दोगे, उसके कैसे स्प्राउट निकल आते हैं ना। सो इसीलिए इसको लेग्यूमिनस कहते हैं, मतलब एकदम पूंछ से निकल जाती है। वो सारे क्रॉप्स लेग्यूमिनस में आ जाते हैं। सो दालें हो गई, राजमा हो गए, बीन्स वगैरह जिसको कहते हैं हम लोग, इन सबको कहेंगे लेग्यूमिनस। बेसिकली ये हो गया आपका फिजवाड़ा बीन्स हो गए, आपकी दालें हो गई, अल्फा बीन्स हो गए, सब लेग्यूमिनस की वैरायटी है। सो पल्सेस, हमारा फर्स्ट वाला आंसर ही पल्सेस होगा। पल्सेस को दालें बोला जाता है गाइस। और मिलेट और जवार और सेसमी, ये तीनों बिल्कुल नहीं होंगे, ये लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है, ये नॉर्मल खाने वाले क्रॉप हैं। पल्सेस जितने भी हैं दालों की वैरायटी, सब लेग्यूमिनस में आ जाती है। ठीक है, सो गाइज जवार की बात करी जाए और मिलेट की बात करी जाए, जवार, बाजरा, मिलेट, ये जितने भी है ना मिलेट की वैरायटी है, ये सारे खारिफ क्रॉप है। इनको काफी पानी चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी। एंड सेसमी सीड की बात करी जाए तो सेसमी सीड ज़ैद, राबी और खारिफ तीनों सीजन में उग सकता है। ठीक है, आंसर इज ए, पल्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए यार, बड़ी जल्दी आ गए हम लोग। ओके, फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स वैसे बोलता है, बट आप 40 लिख दोगे तो थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, या तो अगर कुछ गलती लिखी होगी तो आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दोगे, उसके मार्क मिल जाएगा। मैं हमेशा यही करती थी। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप के बारे में बताना है और उसको किस तरीके की जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए होती है वो हमको लिखना है। तो बेवरेज क्रॉप क्या होता है, यानी कि हमारे देश के अंदर क्या सबसे ज़्यादा पिया जाता है। हाँ, मैंने अब भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बहुतों को लगता है यार कि मैं ना ऐसे बोलती हूँ कि मैं चाय बहुत फेवरेट है, चाय इज इमोशन। सीरियसली मैं अभी चाय पिया है, दिखा दूँ मैं तो दिखा भी दूँ मैंने अभी चाय पिया, गिर जाएगी। ठीक है, सो यार चाय इज एन इमोशन। तो चलिए चाय की बात कर लेते हैं। बेसिकली बेवरेज को यही बोलते हैं, कॉफ़ी, टी, ये सब बेवरेज की वैरायटी में आता है।
और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं वो है कोको कोला वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, ठीक है। तो टी की बात करते हैं गाइस। चाय का सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप दे दीजिएगा, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा, फिर बाद में उसका कंडीशन का लिखिएगा, ठीक है। मेरी मानो तो यार ब्लैक पेन से ना ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ब्लैक पेन से एक लाइन लिखना, ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टी, फिर नीचे आंसर लिखोगे तो बहुत क्लीन एंड टाइडी दिखेगा। फिर टीचर इंट्रोडक्शन पे भी नंबर लगा देगी और देखेगी अरे इसने ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी लिखी हैं, अच्छी तरीके से दिख रहा है मुझे, उस पर भी टिक लगा देंगी, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हाँ, ये मैंने एक वीडियो में बहुतों में बोला है कि अगर ऐसी वीडियो चाहिए होगी मार्क्स वार्क्स बढ़ाने की एंड हाउ टू राइट इन एग्जाम इफेक्टिवली वगैरह, बताना ज़रूर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बच्चा बता देना। तो टी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेवरेज है इंडिया का, ब्रिटिश राज के वक्त पे हमारे इंडिया में आया था। साथ ही साथ वो लोग अपने अलग अंदाज में पीते थे, लिकर तरीके से पीते थे। हम लोग इसमें चाय और बहुत मतलब इसके अंदर दूध और चीनी और इलायची अदरक बहुत चीज़ें डाल के हमने इसका वेरिएशन बना दिया है, ये पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आप क्या लिखोगे, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है इसको, यानी कि गर्मी एंड ह्यूमिडिटी चाहिए होती है इसको ज़्यादा ठंडी या बिल्कुल भी फ्रॉस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, बट हाँ बीच बीच में बारिश ज़रूर चाहिए होती है इसको, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो टेंडर होने चाहिए, ग्रीन ग्रीन रंग के होने चाहिए, और इसकी जो हाथों से प्लकिंग होती है, किसी भी मशीन से प्लकिंग नहीं होती है, मैनुअल लेबर का काम है ये, ठीक है। ये आपको लिख देना है और आप कुछ स्टेट्स के नाम लिख दोगे ना। ज्योग्राफिकल कंडीशन मैंने बता दिया है, कौन सा बताया गाइस मैंने, कि इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, बीच बीच में शावर्स भी चाहिए, ठीक है, हो गया। एंड फिर क्या बोलोगे आप, फिर कुछ स्टेट के नाम लिख दोगे, मैम और खुश हो जाएंगी। तो स्टेट के नाम में आप लिख दीजिए असम लिख दीजिए, दार्जिलिंग के हिल्स लिख दीजिए, ठीक है, जलपाईगुड़ी, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो गाइज ये आप नाम भी लिख सकते हो। फिर आएगा गाइज क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, बट एक चीज मत भूलना, 30 वर्ड के 40 वर्ड 50-60 मत लिख जाना, 40 वर्ड्स काफी है। नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया दैट द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस। स्टेपल क्रॉप यानी कि भारत में ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स है मेजरली जिनका प्रोडक्शन भारत में बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ हम इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। तो स्टेपल क्रॉप में आप अनाजों का भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि चावल और गेहूं, ये भी हमारे स्टेपल क्रॉप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस कॉटन की। कॉटन एक स्टेपल क्रॉप है, इंडिया में बहुत पहले से कॉटन की पैदावार होती जा रही है। इनफैक्ट इंडिया का कॉटन ब्रिटिश के वक्त पे भी वहां पे जाता था, वहां से कपड़ा बनता था, ठीक है। 90% कॉटन ब्रिटेन का इंडिया से ही जाता था। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का नाम लिख दीजिएगा आप। बेसिकली कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स रीजन पूछा है ना कि कहाँ से कौन कौन से रीजन में मिलता है। सो कॉटन को ना ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, और ब्लैक सॉइल हमारे भारत में सिर्फ हमारे भारत के वेस्टर्न पार्ट में मिलता है और हमारे भारत के साउदर्न पार्ट में मिलता है। उत्तरी भारत के भी कुछ स्टेट्स हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एंड साउदर्न पेनिनसुला यानी कि दक्षिण भारत के ही स्टेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे ही आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। ब्लैक सॉइल हर जगह नहीं होता गाइस। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये आपके वेस्टर्न पार्ट के स्टेट्स हो गए। आई नो गाइस मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का है, ठीक है, इसलिए उसको मध्य बोला जाता है, बीच, ठीक है, बट आप उसको वेस्टर्न में गिन लेना। फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गए साधन पार्ट के। फिर बात आती है गाइस उत्तरी भाग से, तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगा। चलो जल्दी से ना आंख बंद करके जल्दी से मेरे को कुछ ब्लैक सॉइल के स्टेट्स के नाम बता दो, ठीक है। ये देखिए पीछे पीछे फ्लैश भी हो रहे हैं, इनको मत देखना, मेरे को आप लोग जल्दी से बता दो। ऐसे करके ना आप लोग ऐसे ना ट्राई कर लिया करो कौन कौन से है, मैं बता दूं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मैं ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। काफी मजा आता है गाइस खुद को एक तरीके से चैलेंज करने में कि अच्छा याद है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। कौन कौन से पढ़े थे गाइस हमने, भारत सरकार ने जो फार्मर्स है हमारे इंडिया के, उनके लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या योजनाएं प्रस्तुत करी हैं, प्रोड्यूस करा है, वो हमें बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि गाइस जमींदारी सिस्टम को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया है।
पहले के वक्त पे जमींदार बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते थे छोटे छोटे पुअर लेबर्स पे, फार्मर्स पे, और उनसे बहुत ज़्यादा वसूली करते थे, एक्स्ट्रा पैसे एंड ऑल। एक तरीके से आप कह सकते हो उनकी जो गर्दन होती थी उनके हाथों में दबी रहती थी। अबॉलिश कर दिया भाई जमींदारी, पहला ये हो गया। ठीक है, उनको क्रॉप इंश्योरेंस दिया, यानी कि अगर वो सूखा उनका क्रॉप जो है खेती सूखे से जाएगा या फ्लड बाढ़ से वो जाएगा या फिर कोई बवंडर, कोई साइक्लोन, कोई नेचुरल रिकरेंस होगा तो बेसिकली उसके लिए उनको पैसा दिया जाएगा, मुआवजा, इंश्योरेंस उनका हो रखा होगा। ठीक है, फिर क्या होगा इस ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बेसिकली ग्रामीण बैंक्स का योजना हर एक गांव में लगवाई गई। और वहां पे क्या हुआ, फिर वहां पे एक और चीज बनाई गई गाइस, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जिसको KCC भी बोला जाता है। फिर पर्सनल एक्सीडेंट, फिर क्या बोला, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जिसको PAIS भी बोला जाता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये भी उनको दी गई कि अगर उनका कभी भी एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि यार खेती करने में एक्सीडेंट्स होते हैं सीरियसली, बहुत ज़्यादा ही उनको मैनुअल लेबर वगैरह भी करना पड़ता है, कटना बटना, छिल जाना, बहुत चीज़ें होती हैं। सो इसमें भी उनको इंश्योरेंस दिया गया। साथ ही साथ जो भी इंसान को, फार्मर को लोन चाहिए उसको लोन मिलेगा ग्रामीण बैंक से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी। साथ ही साथ उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, यानी कि जितना उन्होंने मेहनत करके अपना खेती उकरी है ना, उगाया है, उसका उनको अच्छा खासा प्राइस मिला करेगा। एंड सब्सिडी भी दी गई गाइस। सब्सिडी किस पर दी गई, फर्टिलाइजर पे, और जो इनपुट्स वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर में चाहिए होते हैं उसमें उनको थोड़ी सी मुआवजा दिया गया। ये थे सारे के सारे, बहुत सारे बता दिए पॉइंट, तो उनको मदद करी गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये हम करेंगे दूसरी वीडियो में। अभी दूसरी वीडियो में हम इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड ये 120 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये वाले एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। दूसरी वीडियो में मिलते हैं जल्दी से आपसे। चलना, अपने अंदर ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय हिंद, बाय बाय।